नमस्कार, भावेश जोशी वागर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। रीट के विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के परीक्षा में जो कुछ भी सिलेबस रहेगा संस्कृत का, वो सारा का सारा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों को मैं भावेश जोशी आपको सारा ही सिलेबस इस भावेश जोशी वागर चैनल पर आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये मेरा वादा रहा है। तो साथियों, मैं भी बस इतनी सी आपसे विनती करता हूँ कि आज तक हमने वागड़ी में पढ़ा, अब से हम सारा ही सिलेबस हिंदी में पढ़ेंगे। कारण कि कई सारे छात्रों का मुझ पर कॉल आया, कमेंट आया और मांग है लोगों की कि सर आप जो संस्कृत का रसास्वादन करवा रहे हैं ये वागड़ी में ना करा के यदि हिंदी में कराएंगे तो अन्य लोग भी इसका लाभ लेंगे। तो इसी उद्देश्य से साथियों अब हम हिंदी भाषा में सारा ही सिलेबस पढ़ेंगे। तो साथियों, अलंकार हमने पढ़ लिए, जितने मैंने अलंकार आपको पढ़ाए हैं निश्चित तौर पर वहां से आपको अलंकार आ जाएंगे और भी उन अलंकारों को मैं हिंदी भाषा में भी डाल दूंगा। अब आगे से साथियों अब हम साहित्य और साहित्यकारों को जानेंगे और पढ़ेंगे। जिनका भाषा फर्स्ट लिया हुआ है वही लोग इस आज के इस चैप्टर को समझे और पढ़ें। अन्य लोगों की जिन्होंने भाषा सेकंड लिया उनके लिए ये चैप्टर नहीं है, ये आज मैं पढ़ाऊंगा वो उनके लिए है ही नहीं। हाँ, जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए यदि पढ़ते हैं तो ठीक है, अन्यथा भाषा फर्स्ट के लिए ये अलंकार, ये जो अभी आज का जो टॉपिक पढ़ाऊंगा साहित्य एवं साहित्यकार, ये उनका टॉपिक आज रहेगा। तो साथियों आइए, आप सभी लोगों का भावेश जोशी इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे रीट के सिलेबस में साहित्य एवं साहित्यकार इस प्रकार से और रघुवीर राजस्थान के लिखा हुआ है कि राजस्थान से साहित्य एवं साहित्यकाराः। तो अब उस टॉपिक में भी हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट साहित्य एवं साहित्यकार है, जैसे कि हमारे यहाँ पर कई सारे साहित्य एवं साहित्यकार आपको दिख रहे हैं, स्क्रीन पर देखिएगा। संस्कृत साहित्य इतिहास के संबंधित प्रश्न आपको पूछेगा, उसमें से अर्वाचीन कवि और वो भी राजस्थान के जो भी कवि रहे हैं उनके बारे में पूछेगा। सबसे पहला कवि है, देखिएगा, भट्ट मधुरानाथ शास्त्री, कलानाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। अब इन लोगों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे साथियों, ठीक हो गया। तो देखिएगा, सर्वप्रथम आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कवि शिरोमणि भट्ट मधुरानाथ शास्त्री। कवि शिरोमणि की उपाधि इनको दी गई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 23 मार्च 1889 को। किस जगह पर जन्म हुआ था? देखिएगा साथियों, ये आंध्र प्रदेश के वेल्लनाडु ब्राह्मण विद्वानों के प्रसिद्ध देवर्षि परिवार में इनका जन्म हुआ था। किनका? भट्ट मधुरानाथ शास्त्री का। अब आगे बढ़ते हैं। सवाई जयसिंह द्वितीय के गुलाबी नगर जयपुर शहर की स्थापना के समय यहीं बसने के लिए आमंत्रित किया था। भट्ट मधुरानाथ शास्त्री को सवाई जयसिंह द्वितीय जो था, उन्होंने जब गुलाबी नगर जयपुर की जब स्थापना करी तब इनको यहाँ पर ही बुलाया गया था। ठीक हो गया साथियों। भट्ट मधुरानाथ शास्त्री के नाम पर प्रतिवर्ष एक पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इन महाशय के कई सारे ग्रंथ भी हैं और इनके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिएगा, 1936 में अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन द्वारा संस्कृत काव्य में उपलब्धियों के लिए इनको कवि शिरोमणि की उपाधि दी थी और इनको एक उपाधि दी थी कवि सार्वभौम और साहित्य वारिधि। ये तीन उपाधियां इनकी थी। अब देवर्षि कलानाथ, क्षमताम देवर्षि, इनका नाम भट्ट मधुरानाथ शास्त्री जी के पिताजी का जो नाम है वो है देवर्षि द्वारकानाथ और माता का नाम है जानकी देवी। अब देखिएगा, भट्ट मथुरानाथ। अब मथुरा में कौन रहते थे? मथुरा में रहने वाले थे भगवान कृष्ण, और कृष्ण का नगरी कौन है? द्वारका, है ना। तो कृष्ण की जो नगरी है, ध्यान दीजिएगा, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। अब बेटे का नाम है मथुरानाथ। मथुरानाथ, मथुरा का नाथ कौन है? कृष्ण। और रहते कहां थे? देव मथुरा के द्वारिका। तो द्वारिका इनके पिताजी हो गए। बेटे का नगरी कौन? मथुरा। तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। और मथुरा के निवासी भगवान कृष्ण, तो कृष्ण की है द्वारिका, है ना। द्वारिकाधीश किसे कहते? कृष्ण को। तो द्वारिका इनके पिताजी थे। ठीक हो गया, चलिए समझते हैं आगे। पिता का नाम देवर्षि द्वारकानाथ और माता का नाम जानकी देवी। अग्रज का नाम देवर्षि रमानाथ शास्त्री। अग्रज यानी कि उनका बड़ा भाई। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो भी चलेगा। और पितामह यानी कि दादाजी का नाम था देवर्षि लक्ष्मीनाथ। ठीक है भैया। अब भगवान कृष्ण जो थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मी। तो इनके दादा का नाम क्या हो गया? लक्ष्मी नाथ, लक्ष्मी के नाथ। यानी कि सारे के सारे सभी लोगों का नाम भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द ही है। ठीक हो गया, समझने में भी थोड़ी आपको सरलता पड़ेगी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्रंथ जरूर पूछेगा परीक्षा में, है ना। ये ग्रंथ पूछे, साहित्य और साहित्यकार ये टॉपिक है।
तो ग्रंथ जरूर पूछेगा कि कौन सा ग्रंथ लिखा, तो ग्रंथों का विशेष चर्चा मैं आपको कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, आपको स्क्रीन पर ग्रंथ दिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों। प्रकाशित ग्रंथ कौन कौन से हैं? संस्कृत के काव्य और पुस्तक इन्होंने जो लिखे वो देखिएगा। जयपुर वैभवम इन्होंने लिखा, साहित्य वैभवम और गोविंद वैभवम और भारत वैभवम, वो वैभव चतुष्टयम के नाम से जाना जाता है। कैसे? देखिए 4 वैभव लिखे इन्होंने। सर्वप्रथम कौन सा है? जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम, गोविंद वैभवम और भारत वैभवम। ठीक है, वैभव चतुष्टयम इस नाम से भी इनको जानते हैं, चारों ही ग्रंथों को। और इन्होंने लिखा गीति वीथि, और इन्होंने लिखा संस्कृत सुबोधिनी, संस्कृत सुधा और सुलभ संस्कृतम। ये ग्रंथ इन्होंने साथियों लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिएगा आगे एक और हमारे विद्वान आते हैं जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। क्या नाम है उनका? कलानाथ शास्त्री। कलानाथ शास्त्री जी का जन्म 15 जुलाई 1936 को हुआ था। कलानाथ शास्त्री, आपको फोटो भी दिख रहा होगा, देखिएगा। विश्वविख्यात साहित्यकार तथा संस्कृत के युगांतकारी कवि भट्ट मधुरानाथ शास्त्री के ज्येष्ठ पुत्र। अभी ज्येष्ठ हमने पढ़ा ना, मधुरानाथ शास्त्री, उन्हीं मधुरानाथ शास्त्री के बड़े जो भाई थे वो है कलानाथ, बड़े जो पुत्र थे वो है कलानाथ शास्त्री। ठीक हो गया साथियों। तो कलानाथ शास्त्री के विषय में हम जानते हैं, आगे देखिएगा। हाँ, इन्होंने संस्कृत में क्या क्या लिखा है? तो जीवनस्य पृष्ठद्वयम, ये इनका उपन्यास है। तो ध्यान दीजिएगा, जीवनस्य पृष्ठद्वयम, आख्यानवल्लरी, नाट्यवल्लरी, सुधी जनवृत्तम, कवितावल्लरी, कथानकवल्लरी, विद्वज्जन चरितामृतम, जीवनस्य पाथेयम, ललित कथा, कल्पवल्ली और भारतीय साहित्य निर्माता। ठीक हो गया साथियों, ये सारी इनको ग्रंथ हैं साथियों। चलिए साथियों, बस इतना इनका परिचय है। अब आगे हम बढ़ते हैं। पंडित पद्म शास्त्री, कौन से शास्त्री आया वो? पंडित पर भट्ट मधुरानाथ हो गए, कलानाथ हो गए, अब आए पद्मनाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री। इनका जन्म हुआ था 17 दिसंबर 1935 को और जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में नैनीताल से लगभग 200 किलोमीटर दूर सिंगाली नाम का गांव, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। यानी कि इनका गांव का नाम क्या है? सिंगाली। और कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के पिथौरा जिले में। ठीक है, नैनीताल से कहां कितना दूर है? 200 किलोमीटर। इनका बचपन का नाम पद्मदत्त ओझा था और पिताजी का नाम है बद्री दत्त ओझा। समझ में आ गया साथियों। अब पंडित पद्म शास्त्री की कुछ उपाधियां भी है साथियों, क्योंकि हर कवि को कुछ न कुछ उपाधि, अच्छे काम किए तो उपाधियां मिलना स्वाभाविक है, तो उनको भी उपाधि मिली है। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रही है कौन कौन सी उपाधि उनको मिली है। साहित्यायुर्वेदाचार्य, काव्यातीर्थ, साहित्य रत्न और रशियन डिप्लोमा, है ना, क्योंकि रशियन में इन्होंने डिप्लोमा किया था, रशिया भाषा में, है ना, रशियन भाषा में, इसलिए इनको रशियन डिप्लोमा भी ऐसा एक उपाधि मिली थी इनको। इन्होंने इनके कृति को देखिए, इन्होंने महाकाव्य लिखे, खंड काव्य, शतक काव्य, रूपक साहित्य, कथा साहित्य, गीत संग्रह और वेद से संबंध और गद्य साहित्य सब इन्होंने लिखा है। तो महाकाव्य में लेलिनामृत और महावीर चरितम, ध्यान दीजिएगा ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेलिनामृतम किसने लिखा पूछ ले तो क्या बताएंगे? पद्म शास्त्री। ठीक, तो लेलिनामृतम और महावीर चरितामृतम, और खंड काव्य है स्वराज्यम, शतक काव्य है सिनेमा शतकम और चाय शतकम। ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा था कि चाय शतकम की रचना किसने की? तो पद्म शास्त्री। ध्यान रखना, चाय के ऊपर उन्होंने 100 श्लोक लिखे। चाय के क्या लाभ है, क्या नुकसान है, ये सारे चाय के ऊपर उन्होंने 100 श्लोक लिखे। तो चाय शतकम इन्होंने ग्रंथ लिखा। 100 श्लोकों का ग्रंथ होता है उसे शतक कहते हैं। चलिए साथियों, और सिनेमा शतक, सिनेमा यानी कि टीवी जो है उसके ऊपर भी उन्होंने 100 श्लोक लिखे हैं, है ना। आप जब सिनेमा देखते हैं उसके ऊपर क्या उनके लाभ है, क्या नुकसान है, क्या हानि है, इन सब के बारे में उन्होंने बताया, वर्णन किया। तो ये दो ग्रंथ चाय शतकम और सिनेमा शतकम, ये दोनों शतक इन्होंने लिखे पद्म शास्त्री। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। और रूपक साहित्य में इन्होंने लिखा है बांग्लादेश विजयम, लोकतंत्र विजयम, कथा साहित्य विश्व कथा शतकम और संस्कृत कथा शतकम। और गीत संग्रह में इन्होंने क्या क्या लिखा है देखिएगा, राष्ट्रभक्ति गीत संग्रह, वेद से संबंध इन्होंने लिखा है वेद विज्ञानामृतम, और गद्य साहित्य में लिखा है मदिया सोवियत यात्रा। तो सोवियत में यात्रा किया था इन्होंने, इसलिए इनको मदिया मेरी सोवियत की यात्रा ऐसा उन्होंने लिखा है। सोवियत की यात्रा इन्होंने जब की थी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये 3 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया लेलिनामृतम 1 नंबर पर, और दूसरा हो गया चाय शतकम,
ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। चाय शतक और श्रीनव शतक दोनों तीनों हो गया। और एक अंतिम है कि मदिया सोवियत यात्रा। ये 4 चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना साथियों। ठीक, चलिए पद्म शास्त्री की अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर, अब आगे कौन सा है डॉक्टर साहब? डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, पीएचडी किए थे इसलिए डॉक्टर लगाया। ठीक है, ध्यान रखना। तो डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, आपको चित्र वगैरह दिख रहा होगा। समय, इनका जन्म समय क्या था? 1900, इनका कार्यकाल के पूरा बता रहे हैं, 1939 से लगाकर 2016 तक इनका कार्यकाल रहा। और पिताजी का नाम है वृद्धि चंद्र शास्त्री। डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री राजस्थान संस्कृत अकादमी के मानक निदेशक रहे। इन्होंने जैन मुनि श्री विद्यासागर द्वारा रचित श्रमण सत्यगम का संपादन किया। विद्यासागर जी जो हैं, उन्होंने श्रवण सत्यगम पुस्तक लिखा है, तो उन्हीं का सत्यापन करने का काम इन्होंने किया, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री ने। इनकी पत्रिका चली विश्वम्भरा, बीकानेर से प्रकाशित की है। और इनकी कृति है पंचामृतम, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। पंचामृतम ये इनकी कृति है साथियों, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री की। और 5 अमृत हैं, इसमें भाग है। राजस्थान विश्वविद्यालय के डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर यानी कि डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम विद्वान थे। कौन? डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। और 2002 में इनको राष्ट्रपति सम्मान से इनको सम्मानित भी किया गया। और साथियों ध्यान देना, अब आगे बढ़ते हैं महाकवि माघ के विषय में। साथियों किसके विषय में? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है महाकवि माघ, याद रखना। हर बार परीक्षा में पूछता है, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कहीं पर भी महाकवि कालिदास और माघ के बारे में तो पूछता ही पूछता है। तो अभी हमारे राजस्थान के निवासी थे माघ, तो उनके बारे में पूरा जीवन वृत्तांत में आपको थोड़ा बता देता हूं, हमें जानना भी जरूरी है। माघ का जन्म समय है 675 ईस्वी के लगभग, है ना, ईसा से 675 ईसा के आसपास। जाने पिता थे दत्तक सर्वाश्रय। सर्वाश्रय इनके पिताजी को उपाधि मिली थी, सर्वाश्रय, दत्तक सर्वाश्रय ऐसा कहते थे। ठीक है, तो सर्वाश्रय उपाधि थी, दत्तक इनके पिताजी का नाम था। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पितामह थे सुप्रभदेव, क्या नाम था पितामह का? सुप्रभदेव, ये इनके दादाजी थे। ये निवासी थे कहाँ के? राजस्थान के भीनमाल झारोर के रहने वाले और श्रीमाल ब्राह्मण थे। ठीक है, चलिए एक किंवदंती आती है कि राजा भोज प्रबंध के अनुसार यह राजा भोज के परम मित्र और राजकवि थे। भोज प्रबंध में लिखा है ये कि इनकी कथा मिलती है, जिस वजह से सब पता चलता है कि जो महाकवि माघ हैं वो राजा भोज के परम मित्र थे। और चीनी यात्री ह्वेनसांग का समय भी इनके समय के आसपास का है। महाकवि माघ जब थे उसी समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग भी आया था। महाकवि माघ के जीवन से संबंधित एक बहुत अच्छी बातें भी लिखी है। महाकवि माघ की प्रशंसा में कई सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, उसमें से कुछ पंक्तियां मैं आपको बताता हूं। लिखा गया है कालिदास के विषय में कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम मागे संधि त्रयो गुणा। अर्थात कालिदास केवल उपमा के विषय में श्रेष्ठ है, भारवी अर्थगौरव के विषय में श्रेष्ठ है, और उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम, और दंडी जो है वो पदलालित्य में पदों को बहुत अच्छे से जमाते थे, पदलालित्य में बड़े मूर्धन्य है। और मागे संधि त्रय गुणा, माघ में तीनों ही गुण हैं। तीनों गुण कौन कौन से? उनके पास, माघ के पास में कालिदास के जैसी उपमा है, महाकवि माघ के पास दंडी के जैसा पद लालित्य है और भारवी के जैसा अर्थ गौरव है, अर्थ की गंभीरता है। तो इस प्रकार से महाकवि माघ तीनों ही गुणों से सुसज्जित और माघे संति त्रयो गुणा, इस प्रकार से विद्वान कहते हैं। और भी कहते हैं आगे, मेघे माघे गतम वयः, अर्थात मेघे अर्थात महाकवि कालिदास के मेघदूत को समझने में उसको रसास्वादन करते करते पूरा जीवन जा सकता है, पूरा जीवन समाप्त हो जाए तब भी उसका रसास्वादन इतना बड़ा है। और महाकवि माघ का शिशुपाल वध जो है उसका भी रसास्वादन इतना महान है। तो महाकवि माघ और कालिदास का मेघदूत दोनों का रसास्वादन करने में पूरा जीवन भी बिता दे तो भी कम है। तो मेघे माघे गतम वयः ऐसा लिखा गया है। और भी लिखा है कि नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, यानी कि महाकवि माघ के शिशुपाल वध के प्रारंभिक जो नव सर्ग है, नौ सर्ग जो है वो 9 सर्ग इस प्रकार से लिखे गए हैं कि एक बार अगर किसी जगह पर पत्नी शब्द का प्रयोग किया तो आगे 9 सर्गों तक कहीं पत्नी शब्द दोबारा नहीं मिलेगा। अर्थात महाकवि माघ के शिशुपाल वध का
पद लालित्य और उनका शब्दकोश इतना महान था कि इस संसार का कोई शब्द बचा नहीं। 9 सर्गों में उन्होंने संसार के सारे शब्द उकेर दिए और सारे पर्यायवाची उकेर दिए। अर्थात एक बार किसी शब्द का प्रयोग किया तो दोबारा नहीं मिलेगा, पूरे 9 सर्गों तक उसका दोबारा उसका वो शब्द वापस नहीं मिलेगा। हाँ, उसका कोई अन्य पर्यायवाची हो सकता है। पत्नी एक बार लिखा तो फिर पत्नी नहीं मिलेगा, हो सकता है भार्या हो सकता है, कांता हो सकता है, पर फिर पत्नी 9 सर्गों तक नहीं मिलेगा। तो 9 सर्ग गते माघे 9 शब्दों न विद्यते, ऐसा भी महाकवि माघ के बारे में बोला गया। और भी महाकवि माघ के शिशुपाल वध के अनुसार महाकवि माघ को घंटा माघ की उपाधि दी है। रेवतक पर्वत के दोनों तरफ सूर्य और चंद्र दोनों तरफ है और बीच में रेवतक पर्वत है, तो घंटे की तरह वो दिखता है, इसलिए उसको क्या बोल दिया, घंटा माघ, ऐसा उसको उपाधि दी है। ठीक है साथियों।